तो आखिर कैसे आज से हजारों साल पहले दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक द ग्रेट पिरामिड मिस्र में बनाया गया। इसके बनाए जाने के बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी सोची ना होगी। तो सबसे पहले किसी भी इमारत या बिल्डिंग को बनाने के लिए जमीन का समतल होना जरूरी होता है, लेकिन मिस्र की जमीन तो उबड़ खाबड़ थी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मिस्रवासी इस औजार का इस्तेमाल करते थे जिसे बस जमीन पर खड़ा पकड़े रहना होता है। अगर जमीन समतल हुई तो ये बीच का हेवी पॉइंटर बीच में बनी इस लाइन के सिद्ध में आ जाएगा, और अगर ये लाइन के दाएं बाएं आता है तो समझ जाओ कि जमीन उबड़ खाबड़ है। अब जमीन समतल हो गई। अब चलते हैं इसकी अगली कठिनाई को सॉल्व करने के लिए। मिस्र का पिरामिड हमारी पृथ्वी की चारों दिशाओं के काफी एक्यूरेट है। अब दोस्तों जमीन समतल हो गई और दिशाओं को भी माप लिया गया है। अब बारी आती है इसको बनाने में लगने वाले सारे सामान को जमा करने की, जिसमें सबसे पहले थे कॉपर और वुड, क्योंकि इसे बनाने में लगने वाले थे लगभग 23 लाख पत्थर, जिन्हें अलग अलग खदानों से खोदकर निकालना था। पर इस खुदाई के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए थी वो तो मिस्र में थी ही नहीं, यानी कि लोहा, जिससे खुदाई के लिए औजार बनाए जाते हैं। और इसीलिए मिस्र के लोगों को कॉपर का यूज करना पड़ा। लेकिन कॉपर की खान थी गीजा के ईस्ट की तरफ सिनाई में, जिसके लिए कारीगर पहले नाइल नदी से होते हुए वाडी अलजर्फ जाते थे, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, और फिर वहां से कुछ नावों के जरिए रेड सी पार करके सिनाई की खदानों तक पहुंचते थे। मगर वहां से जमा किए हुए कॉपर को वापस सिनाई से समुद्र पार करके वाडी अलजर्फ ले आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी नावों में या तो लोग आ सकते थे या कॉपर आ सकता था, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे। और इसीलिए वो सिनाई के नॉर्थ में बसे लेमिनोन के सिडार फोर्स में जाते, ताकि और नाव और औजार बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की लकड़ी प्राप्त कर सके। और अंत में नाव और कॉपर का जुगाड़ हो जाता तो वो समुद्र के रास्ते वापस वाडी अलजर्फ लौट आते, और वहीं पर अपनी नावों को फिर से खोलकर उनके पार्ट्स को जमीन के नीचे गाड़ देते थे, ताकि अगले राउंड में फिर से इन्हीं लकड़ियों से नाव बनाकर दोबारा सामान ले जाया जा सके। अब खोदने के लिए औजार बन गए। अब बारी थी पत्थरों को खोदकर निकालने की। मिस्र के पिरामिडों में 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। नीचे के लिए ग्रेनाइट और बाकी के स्ट्रक्चर के लिए पीले लाइमस्टोन, और सबसे बाहर चिकने व्हाइट लाइमस्टोन से बनी एक परत जो बाहर से इस पूरे पिरामिड को प्लेन और चमकदार बनाती थी। अब इन तीनों पत्थरों में से येलो लाइमस्टोन सबसे आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे, क्योंकि इसकी खदान गीजा के पास ही थी, और शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया था पूरे पिरामिड में, क्योंकि व्हाइट लाइमस्टोन की खदान पिरामिड से 20 से 25 किलोमीटर दूर साउथ तूरा में थी, और ग्रेनाइट की खदान तो उससे भी नीचे करीब 800 किलोमीटर दूर साउथ आसवान में थी। जब वहां से पत्थर आ जाते थे तब उन पत्थरों को कॉपर के औजारों से सेक दिया जाता था, और उस दौरान निकली सारी पाउडर को अन्य पत्थरों के पाउडर के साथ मिलाकर सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और फिर जब जरूरत के हिसाब से पत्थर कट के तैयार हो जाते थे तब इन सारे पत्थरों और पाउडर को नाइल नदी से होते हुए पिरामिड की साइड तक लाया जाता था। अब जब पिरामिड बनने का सामान आ चुका था तो वहाँ के कारीगरों को ये ऑलरेडी पता था कि कई टन भारी पत्थरों को उठाकर अपनी अपनी जगह फिट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने एक रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 अलग अलग तरह के रैंप यूज किए गए थे। पिरामिड के बॉटम के 1/3 हिस्से में बड़े पत्थर इस्तेमाल होते थे, बाकी बेस मजबूत हो सके, और इसीलिए इसके लिए एक 12 से 20 डिग्री स्लोप वाला सीधा रैंप इस्तेमाल किया गया था। पर यह रैंप पूरे पिरामिड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए इस रैंप का एंगल बढ़ाना पड़ता, जिससे मजदूरों के लिए भारी पत्थरों को ले जाना बहुत मुश्किल होता था। और इसीलिए ऊपर के लेवल के लिए 2 स्पाइरल रैंप बनाए गए थे, एक बाहर की तरफ से और एक अंदर की तरफ से। जो बाहर का रैंप था उसका इस्तेमाल अंदरूनी चेम्बर्स में लगने वाले 50 टन भारी ग्रेनाइट के पत्थरों को ले जाने के लिए किया गया था, और जो अंदरूनी स्पाइरल रैंप था उसका इस्तेमाल 1 से 2 टन के पत्थरों के ऊपरी लेयर बनाने के लिए किया गया था। और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आज के समय में ये बाहर की तरफ बनाए गए दोनों ही रैंप, यानी शुरुआत में इस्तेमाल किया गया सीधा रैंप और ग्रेनाइट को ले जाने के लिए यूज किया गया रैंप, हमें इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि इन रैंप्स को जानबूझकर छोटे पत्थरों से बनाया गया था, जिससे काम खत्म होते ही इसमें इस्तेमाल किए गए सभी पत्थरों को रैंप से तोड़कर निकाल लिया गया
और इन टनल स्पाइरल रैम की मदद से पिरामिड के ऊपर के स्ट्रक्चर में फिट कर दिया गया और कुछ इस तरह से आखिरकार जन्म हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का। अब दोस्तों, मैंने घंटों की मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको ऐसी और वीडियोस दे सकूं।